दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 33 खंड 2। पिछले भाग में हमने जाना कि बम्बई की सभा में बापू अपना भाषण पढ़ नहीं सके। फिर बादशाह भाई ने उनका भाषण पढ़ा, जिस पर खूब तालियां बजी और सर फिरोज शाह मेहता को भाषण अच्छा लगा। जब बापू दक्षिण अफ्रीका से अपने परिवार को ले जाने के लिए आए थे, तब उनका इरादा ऐसा था कि बड़े शहरों में जाहिर सभा करके दक्षिण अफ्रीका में जो वर्णभेद की नीति थी, उसके विरुद्ध लोकमत तैयार करना था। इसलिए वो पूना गए। बापू लिखते हैं कि सर फिरोज शाह मेहता ने मेरा मार्ग आसान कर दिया था। पूना में दो पक्ष थे, ये मुझे मालूम था। मुझे दोनों की ही मदद चाहिए थी, इसलिए मैं लोकमान्य तिलक से मिला। वे बोले, गांधी, सभी पक्षों की से मदद लेने का आपका विचार अच्छा है, पर आपको एक ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चाहिए जो किसी भी पक्ष से जुड़ा न हो। इसके लिए आप प्रोफेसर डॉक्टर भंडारकर से मिले। वे आजकल किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेते, फिर भी इस काम में वो मदद कर सकेंगी। वे क्या कहते हैं ये आप मुझे बताएं। आप प्रोफेसर गोखले से तो मिलेंगे ही। मेरे यहाँ जब भी आना हो तो बिना संकोच आते रहिए। पहली मुलाकात में मुझे लोकमान्य की लोकप्रियता का कारण समझ में आ गया। वहाँ से मैं पंडित गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिला। वे फर्ग्यूसन कॉलेज में थे। वे मुझसे बहुत प्रेम से मिले और मुझे इस तरह अपना लिया जैसे मैं पहले से उनको जानता था। सर फिरोज शाह मेहता मुझे हिमालय जैसे, लोकमान्य समुद्र जैसे और गोखले गंगा जैसे लगे, जिसमें स्नान करना संभव था। हिमालय चढ़ना असंभव था और समुद्र में डूबने का खतरा, पर गंगा में प्रसन्नतापूर्वक जल क्रीड़ा कर सकता था अथवा उस पर नाव भी चला सकता था। गोखले जी ने मेरी नए विद्यार्थी की तरह परीक्षा ली और किस किस को मिलना है यह बताया। मेरे भाषण भी पढ़े और मुझे कॉलेज की व्यवस्था दिखाई और जब ज़रूरत हो तब मिलने को कहा। साथ ही डॉक्टर भंडारकर के जवाब को सूचित करने को कहा। मेरे राजकीय जीवन में जो स्थान गोखले जी ने मेरे मन में उनके जीवित रहते बनाया, वो उनकी मृत्यु के बाद भी वैसा ही है और उनका स्थान कोई दूसरा नहीं ले सका। बाप जिस तरह अपने बेटे से मिलता है, वैसे ही रामकृष्ण भंडारकर मुझसे मिले। मैंने जब उनसे अध्यक्ष पद के बारे में पूछा तो वे सहज ही तैयार हो गए। चर्चा के बाद बोले, गांधी, सभी को मालूम है मैं आजकल कहीं नहीं जाता, लेकिन आपके प्रस्ताव को मैं नकार नहीं सकता, क्योंकि आप जो संघर्ष कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है और उसके प्रति आपका समर्पण प्रशंसनीय है। आप लोकमान्य और गोखले से मिले, यह अच्छा किया। मेरे समय का प्रश्न नहीं उठता। जो भी समय आप निश्चित करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। ऐसा बोलकर उन्होंने मुझे शाबाश की और आशीर्वाद देकर विदा किया। किसी प्रकार का भी दिखावा न करते हुए पूना के इन विद्वान महानुभावों ने एक साधारण से घर में सभा का आयोजन किया और मुझे भरपूर प्रोत्साहन देकर विदा किया। मद्रास शहर में, पूना से मैं मद्रास गया। वहाँ मेरा जोरदार स्वागत किया गया। बाला सुंदरम प्रकरण का यहाँ बहुत प्रभाव पड़ा था और मैंने यहाँ काफ़ी लंबा भाषण दिया। फिर भी सभी ने एक एक शब्द सुना और सभा के आखिर में मद्रास के लिए कुछ फेर बदल करके हरी किताब की 10,000 प्रतियाँ छपवाई थी। उन पर लोग टूट पड़े। यहाँ का मेरा भाषण अंग्रेजी में होने के कारण अंग्रेजी जानने वालों पर ही उसका प्रभाव पड़ा। मद्रास में मेरी बड़ी मदद मद्रास स्टैंडर्ड के संपादक स्वर्गीय जी परमेश्वरन पिल्लई जी की हुई। उन्होंने मेरी बातों को गंभीरतापूर्वक समझा और अनेक बार मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर सलाह दी। यहाँ मैं हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम से भी मिला। इन्होंने और डॉक्टर सुब्रमण्यम ने मुझे पूरा समर्थन दिया और जी परमेश्वरन पिल्लई ने तो अपने समाचार पत्र को
पूरी तरह से मेरे काम के लिए समर्पित कर दिया। सभा पाचप्पा हॉल में हुई और डॉक्टर सुब्रमण्यम अध्यक्ष थे, ऐसा मुझे याद आता है। मद्रास में मुझे अनेक लोगों से प्रेम और उत्साह का बर्ताव मिला। वहाँ मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ता था, लेकिन फिर भी मुझे घर जैसा लगा। प्रेम किसी भी बंधन का गुलाम नहीं होता है। और अब आगे के भाग में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।